थे वे एक हिंदुस्तानी होने की वजह से लगे थे। मेरे भाइयों, हमारी हिंदुस्तान सरकार जब भी कहती है सर्वजीत की बात, तो जरदारी के कान पर जू क्यों नहीं सरकती। जो इसने इतना निकम्मापन, कायरतापूर्ण जो इसने आज किया है, जो सर्वजीत को शहीद किया, सर्वजीत को कत्ल किया। हालांकि सर्वजीत की मौत के पहले जो तेवर उसकी बहन दलवीर कौर ने दिखाए थे और केंद्र सरकार पर जो हमला बोला था, उसमें आज नरमी नजर आई। उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने इतना जरूर कहा कि भारत सरकार यदि पहले ही सख्ती दिखाती तो शायद उसके भाई की जान बच सकती थी। उन्होंने कहा कि सभी सरकारों ने सर्वजीत के मामले में लापरवाही बरती है, केवल कांग्रेस सरकार ने ही नहीं। उधर सर्वजीत की मौत की खबर आने के बाद हिंदुस्तान में तमाम जगह लोगों ने रोष जताते हुए प्रदर्शन किया है। सरबजीत सिंह जिंदगी की जंग हार गए हैं। उन्होंने लाहौर के अस्पताल में अंतिम सांस ली। सरबजीत की मौत के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बयानों का दौर शुरू हो चुका है। इस मसले पर अब सियासत गरमाना तो तय है। गुस्सा सड़क से लेकर संसद तक है। संसद में जहां सांसदों ने पाक के खिलाफ अपना गुस्सा खुलकर जाहिर किया, वहीं लोगों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन के जरिए अपना आक्रोश दिखाया। चाहे बात सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों की हो या संसद में विरोध जताने की या फिर सोशल साइट्स में गुस्से का इजहार करने की, हर जगह उस घटना को लेकर लोगों के दिलों में आक्रोश है। सुषमा स्वराज ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए सरबजीत की मौत को हत्या करार दिया। संसद में बीजेपी नेता अरुण जेटली ने भी रोष प्रकट किया है। वहीं विदेश मंत्रालय ने भी इसे हत्या करार दिया है। सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने भी पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि पाक में सरबजीत के साथ न्याय नहीं हुआ है, पाक को इसका हिसाब देना होगा। लगातार अलग अलग दलों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। यानी सरबजीत की मौत के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में वित्त विधेयक पेश किया, जबकि सरकार द्वारा नैतिक मूल्यों पर असंतुष्टि जताए जाने पर भाजपा ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। सरकार और विपक्ष में हुए समझौते के तहत वित्त विधेयक और विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगे, रेलवे विधेयक और विनियोग विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया। विपक्ष ने इस दौरान सदन में शांति बनाए रखना स्वीकार किया। राज्यसभा में विधेयक पेश होने के बाद सदन में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने कहा कि विपक्ष सरकार को सहयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन वित्त विधेयक को पारित किए जाने की प्रक्रिया को रोकना भी नहीं चाहता था, इसलिए हमने वॉकआउट का रास्ता चुना। जेटली ने कहा कि वित्त विधेयक पर चर्चा किया जाना संवैधानिक आवश्यकता है, लेकिन हमें नैतिकता, शासन व्यवस्था और देश की स्थिति से निराशा है, इसलिए हम सरकार को सहयोग नहीं कर सकते। अरुण जेटली ने कमजोर विदेश नीति, भ्रष्टाचार और घोटालों को ढकने की सरकार की कोशिशों के लिए सरकार की आलोचना की और अरुण जेटली ने कहा कि ये इस सरकार के गिरने के संकेत हैं। कड़कड़डूमा की निचली अदालत ने भले ही सज्जन कुमार को बाइज्जत बरी कर दिया हो, लेकिन सज्जन की फांसी के वास्ते दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने 10 जनपद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। 12 बजे से लेकर तकरीबन 1.5 बजे तक 1.5 घंटे तक चलता रहा ये बड़ा प्रदर्शन। अकाली दल बादल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी के घर का घेराव करने की कोशिश करी और पहले 2 बैरिकेड को तोड़ते हुए 10 जनपद तक पहुंच गए, जहां पर सोनिया गांधी और सज्जन कुमार का अर्थीनुमा पुतला तक जलाया गया और विरोध प्रदर्शन का दौर इतना लंबा चला कि दिल्ली पुलिस की उस बस को भी रोका गया जो प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने आई थी। तकरीबन 1.5 घंटे तक चलता रहा विरोध का ये दौर और विरोध के दौर में दिल्ली पुलिस, आरएएफ और प्रदर्शनकारी सिखों के बीच में कुछ झड़पें भी हुई। प्रदर्शनकारियों में से एक सिख महिला ने आत्मदाह करने की भी कोशिश की। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इसलिए भी दुगना हो गया, चाहे सज्जन कुमार की सजा का मामला हो या सर्वजीत की हत्या का मामला, दोनों के लिए प्रदर्शनकारी कांग्रेस सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के मुख के कपाट एक बार फिर खुले। लब खुले भी तो अपने फेवरेट मुद्दे पर, यानी अपने पुराने साथी मुलायम सिंह यादव पर। पहले चीन पर सरकार को नसीहत नहीं देने की हिदायत दी, फिर कहा कि अपनी सरकार संभालें। जाते जाते ये भी कह गए कि अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी की अर्थी उठेगी। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में चीन के मुद्दे पर चिंता जताई थी। कर्नाटक है, अपनी सरकार देखें, उत्तर प्रदेश में कैसी चल रही, लूट घसोट की सरकार है। चीन की बात करते हो, चीन से तो निपट लेंगे। मुलायम सिंह कहते हैं युद्ध हो जाना चाहिए। अरे वो डाइवर्ट कर रहे हैं अपनी सरकार की बेईमानी को। सरकार क्या बेईमानी?
और सुनो, जब भी चुनाव होंगे समाजवादी पार्टी की अर्थी निकलेगी, 4 जीतेंगे उनके और 50 हमारे जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल खूब बोले, कभी सरबजीत पर तो कभी चीन के मुद्दे पर, लेकिन जितना भी बोले हर बार यूपीए सरकार को कमजोर बताते रहे। वो बार बार उकसाते रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कि साहब हिम्मत तो दिखाइए, अपने अंदर का डर तो भगाइए, चीन घर में घुस आया है, अब कम से कम मुंह तो खोलिए। साथ ही इन कमजोरियों का हवाला देते हुए ये भी कहना नहीं भूले कि चुनाव अक्टूबर में ही होंगे। उत्तर प्रदेश में नाम की सियासत हो रही है इस बार एम्बुलेंस सेवा पर। अखिलेश सरकार की समाजवादी एम्बुलेंस सेवा से कांग्रेस को परेशानी हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार के एनआरएचएम के पैसों से चल रही एम्बुलेंस पर एनआरएचएम लिखवाया जाना चाहिए। इसके लिए बाकायदा कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, नहीं मानने पर आंदोलन की धमकी भी दी है। सपा ने दो टूक जवाब दिया है कि पैसा केंद्र का नहीं जनता का है। उत्तर प्रदेश में नाम को लेकर लड़ाई नई नहीं है, सूरत बदल जाती है, तासीर वही रहती है। इस बार लड़ाई की शक्ल दी है एम्बुलेंस पर लिखे नाम ने। उत्तर प्रदेश सरकार समाजवादी एम्बुलेंस सेवा चला रही है। कांग्रेस का दावा है कि ये पैसा पूरी तरह से केंद्र की एनआरएचएम योजना का है, ऐसे में एम्बुलेंस पर एनआरएचएम लिखा होना चाहिए। कांग्रेस के विधायक दल के नेता प्रदीप माथुर ने इसके लिए मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। कहते हैं अगर चिट्ठी से बात न बनी तो आंदोलन होगा। सपा के इरादे भी एकदम साफ हैं, रुख में कोई नरमी नहीं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव कहते हैं पैसा उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार का नहीं बल्कि जनता का है। इस सरकार ने काम शुरू किया है तो नाम भी समाजवादी का ही होगा। उत्तर प्रदेश सरकार इस समाजवादी एम्बुलेंस को अपनी उपलब्धि की तरह दिखा रही है। लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में इस तरह की बेचैनी कांग्रेसियों में होना स्वाभाविक है। राजधानी में हुई मुथूट गोल्ड फाइनेंस में हुई डकैती का आखिरकार आज लखनऊ पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस पूरी डकैती के मास्टरमाइंड रवि मौर्य को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसके पास से 3.5 किलो सोना भी बरामद कर लिया। लखनऊ के आलमबाग इलाके में मुथूट गोल्ड फाइनेंस में हुई डकैती का आखिरकार आज लखनऊ पुलिस ने पूरी तरह खुलासा कर दिया। जी हां, जहां इस पूरे मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी थीं, लेकिन मास्टरमाइंड रवि मौर्य पुलिस की गिरफ्त से आजाद घूम रहा था। लेकिन आज मुखबिर की मदद से पुलिस ने रवि मौर्य को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से लूटा गया 3.5 किलो सोना भी बरामद कर लिया है। अब पुलिस जहां रवि को हिरासत में ले चुकी है, वहीं उसकी मदद से राजधानी में चल रहे बाकी गिरोहों की भी तलाश में जुट गई है। मुथूट मामले में पुलिस पहले भी कई गिरफ्तारियां कर चुकी थी, लेकिन मास्टरमाइंड रवि मौर्य पुलिस की गिरफ्त से आजाद घूम रहा था। अब रवि की गिरफ्तारी के बाद राजधानी पुलिस रवि से जानकारी हासिल कर रही है कि आखिर और कितने ऐसे गिरोह हैं जो शहर में लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम देते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सरबजीत के पाकिस्तान में हुई मौत के मामले में पाकिस्तान के साथ साथ केंद्र की यूपीए सरकार को बराबर का दोषी माना है। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के अनुसार सरबजीत को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ चीन के भारत में हुए अतिक्रमण के मामले में उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री को जाकर चाइना से बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि चीन के ऊपर आक्रामक कार्रवाई करनी चाहिए। सरबजीत सिंह की पाकिस्तान में हुई मौत के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर लताड़ लगाते हुए कहा कि केंद्र की सरकार आने के बाद से ही भारत की विदेश और रक्षा दोनों ही क्षेत्रों में विश्व में बुरी तरह से साख गिरी है। केंद्र सरकार के सारे मंत्री केवल भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। चीन भारत के अंदर तक घुसकर 5 चौकियों पर कब्जा कर चुका है और भारत केवल बात करने में ही लगा हुआ है। वाजपेयी ने कहा कि अब चीन से बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि अब भारत को उसी के अंदाज में चीन को जवाब देना चाहिए। वहीं वाजपेयी ने बताया कि सरबजीत और चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पुतला 1 हफ्ते तक भाजपा के कार्यकर्ता हर जिला मुख्यालय पर फूंक कर अपना विरोध प्रकट करेंगे। वहीं लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने प्रदेश की सपा सरकार द्वारा बेगुनाहों के नाम पर आतंकवादियों को जेल से छोड़े जाने का विरोध करते हुए कहा कि अगर सपा सरकार अपना यह फैसला वापस नहीं लेती है तो गोरखपुर में 22 मई को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिससे सरकार भी हिल जाएगी। उत्तराखंड में जिस तरीके से निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं, वो कांग्रेस के नेताओं के लिए खतरे की घंटी लाने वाले हैं। ऐसे में नेता एक दूसरे पर निशाना साधने में लग गए हैं। वहीं कांग्रेसी नेताओं के सबसे ज्यादा निशाने पर इस समय केंद्रीय मंत्री हरीश रावत है, जिनके क्षेत्र में एक भी निकाय कांग्रेस नहीं जीती है।
निकाय चुनाव में करारी हार ने कांग्रेस के दिग्गजों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कल तक मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को निशाने पर लेने वाले कई नेता इन दिनों खुद निशाने पर आ गए हैं। जी हां, निकाय चुनाव में हुई हार के बाद कांग्रेस में मंथन शुरू हो गया है। साफ है, सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस निकायों में तीसरे नंबर पर रही है। साफ है, कांग्रेस के नेताओं पर जिम्मेदारी तय करने की तैयारी हो रही है। ऐसे में पूरे निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को निशाने पर लेने वाले हरीश रावत के क्षेत्र में कांग्रेस सबसे ज्यादा फिसड्डी साबित हुई है। कांग्रेस संगठन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार हरीश रावत के संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस 8 निकाय सीटों में से एक भी सीट नहीं जीत पाई है। वहीं सतपाल महाराज के संसदीय क्षेत्र में भी प्रदर्शन कांग्रेस का खराब रहा है, जहां 20 निकाय चुनाव सीटों में से कांग्रेस मात्र 5 ही सीटें जीत पाई है। वहीं सांसद केसी सिंह बाबा के नैनीताल संसदीय सीट से 20 निकायों में से भी कांग्रेस ने मात्र 5 सीटें ही जीत पाई हैं। वहीं कांग्रेस सांसद प्रदीप टमटा का अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र की 11 सीटों में से कांग्रेस 5 सीटें जीतने में सफल रही है, जबकि खुद मुख्यमंत्री के पूर्व संसदीय क्षेत्र टिहरी से कांग्रेस 10 सीटों में से 5 निकायों में जीत दर्ज की है। साफ है, मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा प्रदीप टमटा के प्रदर्शन को संतोषजनक तो कहा जा सकता है, लेकिन उत्साही नहीं। वहीं बाकी सांसदों को भी अपनी नाक बचानी मुश्किल हो गई है। हरीश रावत पर कांग्रेसी निशाना साधने में लग गए हैं। साफ है, जहां अपने संसदीय क्षेत्र में एक भी सीट नहीं जिताने वाले हरीश पर चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री के साथ लेटर वार करके माहौल बिगाड़ने का भी आरोप लगाया जा रहा है। यूकेडी केंद्रीय अध्यक्ष पद से त्रिवेंद्र पंवार की विदाई को लेकर पार्टी के एक धड़े ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। यूकेडी संरक्षक काशी सिंह एरी समेत 9 लोगों के निष्कासन के बाद अब 5 मई को कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें अध्यक्ष को हटाए जाने का निर्णय लिया जा सकता है। यूकेडी में एक बार फिर केंद्रीय अध्यक्ष के खिलाफ पार्टी के एक धड़े ने विरोध करना शुरू कर दिया है। कल यूकेडी केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र पंवार पार्टी के संरक्षक काशी सिंह एरी समेत 9 लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिए थे, जिसके बाद अब पार्टी से निष्कासित ने त्रिवेंद्र पंवार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना लिया है। पार्टी से निष्कासित केंद्रीय उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि त्रिवेंद्र पंवार अपनी हठधर्मिता के चलते पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं और पार्टी से सक्रिय कार्यकर्ताओं को निष्कासित करने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि पार्टी अध्यक्ष जल्द ही महाधिवेशन नहीं बुलाते तो पार्टी संविधान के अनुरूप यदि 10% कार्यकारिणी के सदस्य अधिवेशन की सहमति जताते हैं तो अधिवेशन बुलाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 5 मई को जसपुर में कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें केंद्रीय अध्यक्ष को हटाने पर भी निर्णय किया जा सकता है। पंवार के कार्यकाल पर अब उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा है कि पंवार अपनी हठधर्मिता के चलते पार्टी से तमाम कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाने में लगे हैं, जिससे पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं का भी मनोबल टूट रहा है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े 4 हथियारबंद बदमाशों ने सरकारी ठेकेदार के साथ 20 लाख की लूट को अंजाम दिया। ये लूट दोपहर में की गई, जब ठेकेदार दादरी पीएनबी बैंक से 20 लाख रुपए लेकर ग्रेटर नोएडा आ रहा था। सूरजपुर हथियारों के बल पर सरकारी ठेकेदार से 20 लाख की लूट हुई। सुरेश कुमार त्यागी पीड़ित दादरी पीएनबी बैंक से 20 लाख रुपए लेकर ग्रेटर नोएडा आ रहे थे। तभी 4 सैंट्रो सवार बदमाशों ने उनकी गाड़ी को गुलस्ता मोड़ पर टेक ओवर करके हथियारों के बल पर पूरी घटना को अंजाम दिया। साथ ही हवा में फायरिंग करते हुए फरार हो गए, जिससे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़ा होता है। देहरादून से लखनऊ तक की हवाई सेवा शुरू हो गई है। एयर इंडिया एयरलाइंस की पहली फ्लाइट यहां से 24 यात्रियों को लेकर लखनऊ पहुंची। वापसी में एयरलाइंस का 74 सीटर विमान 37 यात्रियों को लेकर लखनऊ से देहरादून पहुंचा। पहले दिन यहां यात्रियों के मिले रिस्पांस से एयर इंडिया के अधिकारी खुश हैं। उनका कहना है कि फिलहाल यह हवाई सेवा सप्ताह में 4 दिन ही चलेगी। यात्रियों की संख्या को देखते हुए इसका विस्तार किया जाएगा। लखनऊ देहरादून हवाई सेवा उत्तराखंड में पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही 4 धाम यात्रा के दौरान यात्री इस हवाई सेवा का लाभ उठाकर अपनी यात्रा को सुखद बना सकेंगे। गाजियाबाद में बुधवार को गैस सिलेंडर फट जाने से लगी आग के बाद पुलिस की नींद अब टूट गई है। पुलिस ने अवैध गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इस अभियान के तहत जहां सैकड़ों गैस सिलेंडर सीज किए गए हैं, वहीं 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में बुधवार को सिलेंडर रिफिलिंग के वक्त हुए लीकेज से लगी आग के बाद पुलिस की नींद अब टूट गई है। पुलिस को आग लगने के बाद अब सुध आई है। आपको बता दें कि बुधवार की सुबह बड़े गैस सिलेंडर से छोटे गैस सिलेंडर भरने वाली एक अवैध दुकान में आग लग गई थी और दर्जनों सिलेंडर फट गए थे। इस हादसे में कई घरों में आग लग गई थी। 2 लोग झुलस भी गए थे। पुलिस ने इस घटना से सबक लेते हुए गैस रिफिलिंग के धंधे में लगे लोगों के खिलाफ अभियान चलाया। इस अभियान में सैकड़ों अवैध गैस सिलेंडर सील कर दिए गए।
यही नहीं, पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध गैस रिफिलिंग के गोरख धंधे में लगे 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। खास बात यह है कि अवैध गैस रिफिलिंग का ये धंधा रिहायशी इलाकों में फल फूल रहा है, जो कि एक बड़े खतरे की घंटी है। चमोली में बस दुर्घटना का एक बड़ा हादसा हुआ है। गोपेश्वर से